हेलो जैन दोस्तों लास्ट टाइम हमने क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने बात किया था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में, उसके एक एक स्टेप के बारे में। तो उसमें दोस्तों कुछ स्टेप बाकी रह गया था क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा था। तो इसको हम पार्ट 2 में आज हम कवर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप कीजिए इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 क्रॉप प्रोटेक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। तो चलिए दोस्तों आज बात करते हैं हम इरिगेशन की। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लाइव। हर जीवित प्राणी को पानी की जरूरत होती है जीने के लिए। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो वाटर होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स रूट। पानी जो होती है वो प्लांट्स के रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होती है। अलॉन्ग विद द वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर आर आल्सो एब्जॉर्ब। और वाटर के साथ ही मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर होते हैं वो भी एब्जॉर्ब होते हैं प्लांट्स के रूट के थ्रू। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर। जो प्लांट्स होते हैं उसमें करीब 90% जो होता है वो पानी होता है। वाटर इज इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। वाटर की ज़रूरत क्यों है दोस्तों? क्योंकि जो जर्मिनेशन ऑफ सीड होती है वो ड्राई कंडीशन में नहीं हो सकती है, वो मॉइस्ट कंडीशन में ही होता है, इसलिए वाटर की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। और जो न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व होकर रूट्स के थ्रू वाटर में डिजॉल्व होकर जाती हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं प्लांट्स के हर पार्ट में। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड द हॉट एयर करंट्स। जो भी तेज़ हवाएं चलती हैं उससे भी वाटर जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है क्रॉप्स को। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप्स ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर रेगुलरली। और हेल्दी क्रॉप ग्रोथ के लिए हमें सॉइल में मेंटेन करना होगा क्या? मॉइस्चर। और उसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों? कंटिन्यू वाटर को रेगुलर बेसिस पे फील्ड को वाटर देते रहना होगा। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। और जो सप्लाई ऑफ वाटर होता है क्रॉप्स में एट रेगुलर इंटरवल उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इरिगेशन बोलते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। जो टाइम, जो समय होता है इरिगेशन का, और जो फ्रीक्वेंसी होती है जिस मात्रा में हम इरिगेशन करते हैं वो वेरी करता है दोस्तों क्रॉप टू क्रॉप, मीन्स फसल से फसल, मिट्टी से मिट्टी, मीन्स सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन वेरी करता है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। गर्मी के मौसम में जो मात्रा होती है पानी की वो ज़्यादा देना होता है। वाई इज़ इट सो? ऐसा क्यों है? कुड इट बी ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स? क्या यह इसलिए क्योंकि जो रेट ऑफ इवापोरेशन होता है वाटर का सॉइल से वो बहुत ज़्यादा होता है, सॉइल एंड लीव्स से वो बहुत ज़्यादा होता है गर्मी के सीजन में? बूझो क्या बोलता है दोस्तों? आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। मैं बहुत ही सावधान हूँ इस साल प्लांट्स को पानी देते समय। लास्ट समर माई प्लांट्स डाइड अप एंड डाइड। पिछले गर्मी के सीजन में मेरे जो प्लांट्स थे वो सूख के मर गए थे दोस्तों। तो अब हम सोर्स ऑफ इरिगेशन की बात करेंगे दोस्तों। द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। ये सारे क्या है दोस्तों? सोर्स ऑफ इरिगेशन है, सोर्स ऑफ वाटर है इरिगेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन की बात करें। जो पुराने ज़माने में क्या क्या मेथड यूज़ होते थे इरिगेशन के लिए। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स। वाटर जो होते थे वो वेल्स, कुओं में, झीलों में और नहरों में अवेलेबल होते थे। उस टाइम पे डिफरेंट मेथड के थ्रू उनको डिफरेंट रीजन में क्या किया जाता था? लिफ्ट करके फिर उनको फील्ड में डाला जाता था, खेत में डाला जाता था। कैटल और ह्यूमन लेबर्स इज़ यूज्ड इन दिस मेथड। और जो कैटल्स थे, जानवर थे, और ह्यूमन लेबर्स जो थे उनको इस मेथड में यूज़ किया था। सो दिस मेथड आर चीपर बट लेस इफिशिएंट। इसलिए यह मेथड जो था वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता था और बहुत ही कम इफ़िशियंट था। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर। और जो वेरियस ट्रेडिशनल वेज थे उस समय इरिगेशन के, उसमें नंबर 1 पे आता है दोस्तों मोट। उसमें पुली सिस्टम था, आप इस इमेज में देख सकते हैं 1.4a में फिगर मोट। उसके बाद से दोस्तों हम चैन पंप की बात करते हैं। आप फिगर 1.4b में देख सकते हैं चैन पंप कैसे एक व्हील पे बकेट लगा के चैन से खींचा जाता था। तो चैन पंप, फिर उसको पानी को वापस फील्ड में डाल दिया जाता था।
थर्ड हम बात करते हैं दोस्तों ढेकली का। आप फिगर 1.4c में देख सकते हैं ढेकली का कैसे यूज़ करते थे उस समय ट्रेडिशनल कुएं से पानी निकालने के लिए। और फोर्थ जो होता था दोस्तों रहत, ये लीवर सिस्टम पे बेस्ड होता था दोस्तों। पम्प्स आर कमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, इसमें पम्प्स जो होता था वो कमनली यूज होता था पानी को लिफ्ट करने के लिए। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड द सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दिस पम्प्स, और इस पम्प्स को रन करने के लिए डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड द सोलर एनर्जी का यूज़ होता था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन की। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन जो था वो हमें वाटर को इकोनॉमिकली यूज़ करने में बहुत ही मदद करता था। द मेन मेथड यूज्ड आर एज फॉलोज, उसमें जो मेन मेथड है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में वो है स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशियंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। यह सिस्टम जो था वो अनइवन लैंड में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल था जहाँ पर सफिशियंट वाटर जो थे वो उपलब्ध नहीं थे। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप, परपेंडिकुलर पाइप्स इसमें लगा दिए जाते थे जिसके टॉप पे रोटेटिंग नोजल्स होता था। आर ज्वाइंट टू द मेन पॉइंट्स, और फिर इस पाइप्स को मेन पॉइंट से ज्वाइन कर देते थे एट रेगुलर इंटरवल, एक रेगुलर इंटरवल्स पे। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर, और जब पानी को मेन पाइप से प्रेशर के अंडर फ्लो करवाया जाता था विद द हेल्प ऑफ द पंप के हेल्प से, इट स्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, या रोटेटिंग नोजल से स्केप होता था। इट गेट स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप, और फिर यह इसकी छिड़काव होती थी पानी की क्रॉप्स के ऊपर जैसे कि बरसात होती है उस हिसाब से। स्प्रिंकलर इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। स्प्रिंकलर जो था वो बहुत ही यूजफुल होता था लॉन्स के लिए, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए एंड सेवरल अदर क्रॉप्स के लिए। अब सेकेंड जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ इरिगेशन था उसमें ड्रिप सिस्टम सेकेंड नंबर पे है। आप ड्रिप सिस्टम का देख सकते हैं, ड्रिप सिस्टम का इमेज देख सकते हैं फिगर 1.5b में ड्रिप सिस्टम। अब बात करते हैं दोस्तों हम ड्रिप सिस्टम की। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। इस सिस्टम में जो वाटर होते हैं वो बूंद बूंद करके डायरेक्टली जड़ के नज़दीक ही गिरता था। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसको हम ड्रिप सिस्टम बोलते थे। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स, प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। ये एक अच्छा टेक्निक होता था फ्रूट्स प्लांट्स को वाटर देने के लिए, पानी देने के लिए, गार्डन्स में पानी देने के लिए, ट्रीज़ को पानी देने के लिए। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इसमें पानी जो होता था वो वेस्ट नहीं होता। इट इज़ अ बून इन अ रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ वेरी पुअर, या उस रीजन के लिए वरदान साबित होता था जहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो थी वो बहुत ही ख़राब थी। अब हम दोस्तों बात करेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीट से। भूजन पहली वेंट टू अ नियर बाई वीट फील्ड, भुज और पहली अपने नज़दीकी एक वीट फील्ड में गए, गेहूँ के खेत में गए। एंड सा दैट देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड, और उन्होंने देखा कि कुछ और भी प्लांट्स हैं फील्ड में क्रॉप के साथ, ग्रोइंग अलॉन्ग विद द वीट प्लांट्स, जो वीट प्लांट्स के साथ ही ग्रो कर रहे हैं। हैव दिस अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली, भुजों ने पूछा कि क्या इन प्लांट्स को, जो ये अदर प्लांट्स हैं इनको पर्पसली प्लांट किया गया है, मीन्स इसका कोई मतलब है। इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप्स, फील्ड्स में बहुत सारे अनडिजायरेबल प्लांट्स जो है, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, वो ग्रो कर रहे हैं क्रॉप के साथ। दिस अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, इन अनडिजायरेबल प्लांट्स को वीड्स कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, और जो प्रोसेस होता है वीड्स को रिमूव करने का उसको हम वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrients, space and light। और वीडिंग जरूरी क्यों है दोस्तों? तो वीडिंग जरूरी इसलिए है क्योंकि जो वीड्स होते हैं वो compete करते हैं क्रॉप्स प्लांट्स के साथ वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट के लिए दोस्तों। तो कंपटीशन बढ़ जाएगा तो क्रॉप का ग्रोथ जो होगा वो कम हो जाएगा। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, इस प्रकार से जो वीड्स होते हैं वो अफेक्ट डालते हैं ग्रोथ ऑफ क्रॉप पे, क्रॉप के ग्रोथ पे। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड द ह्यूमन बींग। कुछ वीड्स जो होते हैं वो इंटरफेयर करते हैं हार्वेस्टिंग के टाइम भी, कटाई के समय भी इंटरफेयर करते हैं, एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड द ह्यूमन बींग्स, और ये पॉइजनस भी हो सकते हैं जानवरों के लिए और इंसानों के लिए भी। फार्मर अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर्स जो होते हैं वो बहुत सारे वेज अडॉप्ट करते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए, उनको ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। टीलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स, और जो टिलिंग होता है, जो गुड़ाई वगैरह करते हैं हम उस समय सोइंग के टाइम पे क्रॉप्स के, वो हेल्प करता है अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स को जड़ से निकाल के उसको मारने में। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल, जो बाद में सूख के सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है दोस्तों। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, और जो बेस्ट टाइम होता है
वीड्स को रिमूव करने का वो होता है जब वो फूल और फल दे उससे पहले ही उसको निकाल दो। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय uprooting और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो मैनुअल रिमूवल होता है उसमें इंक्लूड होता है फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स, उसको फिजिकली हम रिमूव करते हैं बाय कटिंग देम, काट के या उनको जड़ से निकाल के टाइम टू टाइम इसको हमें करते रहना पड़ता है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी, और यह खुरपी की सहायता से किया जाता है। अ सीड ड्रिल इज़ आल्सो यूज टू अपरूट वीड्स, एक सीड ड्रिल आता है वो भी यूज़ होता है अपरूट करने के लिए वीड्स को। आप फिगर 1.2b में देख सकते हैं। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, वीड्स जो होते हैं उसको कुछ केमिकल्स का यूज़ करके भी कंट्रोल किया जाता है। उस केमिकल्स को दोस्तों हम वीडिसाइड्स बोलते हैं। इस वीडिसाइड्स का एग्जांपल है दोस्तों 2,4-D। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स, इसको हम खेतों में छिड़काव करते हैं वीड्स को ख़त्म करने के लिए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, ये क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते हैं लेकिन वीड्स को क्या करते हैं, ये ख़त्म कर देते हैं। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद द वाटर, वीडिसाइड्स को पानी में डाइल्यूट करके टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद द स्प्रेयर, और जितनी हमें ज़रूरत होती है उसके हिसाब से लेके फील्ड में स्प्रे कर देते हैं स्प्रेयर की मदद से। अब हम दोस्तों बात करेंगे बूझो क्या बोल रहा है। डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट्स ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर, क्या वीडिसाइड्स कोई इफेक्ट डालता है उस आदमी पे जो वीडिसाइड स्प्रे कर रहा है। एज ऑलरेडी मैंसन द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। जो वीडिसाइड्स होता है वो वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स को ख़त्म करता है जब वो बिफोर फ्लावरिंग मीन्स फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन से पहले ही। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द फार्मर, स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड जो होता है वो इफेक्ट डाल सकता है हेल्थ ऑफ फार्मर पे। सो दे शुड यूज़ दिस केमिकल्स वेरी केयरफुली, इसलिए फार्मर्स को जो है वो इस केमिकल का यूज़ बहुत ही केयरफुली करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ, उनको अपना नाक और मुंह जो है वो अच्छे से कवर करना चाहिए विद अ पीस ऑफ क्लोथ, एक कपड़े से, ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल, जब इस केमिकल का छिड़काव कर रहे हो। अब हार्वेस्टिंग की बात करते हैं दोस्तों। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप सीजन इंपॉर्टेंट टास्क, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है क्रॉप की कटाई करना। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप मैच्योर हो जाए उसके बाद से जो उसकी कटाई करते हैं उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, क्रॉप्स को या तो ज़मीन से खींच के निकाल देते हैं या उसको ग्राउंड के नज़दीक से कट कर देते हैं। इट यूजली टेक्स 3 to 4 months फॉर सीरियल क्रॉप्स टू मैच्योर, और जनरली जो होता है 3 से 4 महीना लगता है सीरियल क्रॉप्स को मैच्योर होने में। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैनुअली बाय सिकल, हमारे देश में जो कटाई होती है अनाजों की वो या तो सिकल के थ्रू होता है, हंसिया के थ्रू, या बाई अ मशीन कॉल हार्वेस्टर, या फिर एक मशीन के थ्रू जिसको हार्वेस्टर बोलते हैं। वो आप फिगर 1.7 में देख सकते हैं सिकल के थ्रू कैसे हो रहा है। द ग्रेन सीड्स नीड्स टू बी सेपरेटेड, और जो ग्रेन सीड्स होता है उसको सेपरेट करने की जरूरत है फ्रॉम द चैप से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग, और इस प्रोसेस को थ्रेसिंग बोलते हैं। जो ग्रेन सीड्स को चैप से हम जो चैप्स मीन्स जो अनवांटेड प्लांट्स के पास होते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है उसको चैप बोलते हैं। तो ग्रेन सीड से चैप को सेपरेट करने के प्रोसेस को थ्रेसिंग बोलते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन मशीन, और यह जो होता है वो कंबाइन मशीन की हेल्प से किया जाता है, विच इज़ इनफैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेसर, जो एक हार्वेस्टर भी है और थ्रेसर भी है। आप फिगर 1.8 में कंबाइन मशीन को देख सकते हैं ईजिली। आप जनरली इसको गांव वगैरह में भी देखते होंगे, जब गेहूं की कटाई वगैरह होती है तो उस समय मिलते हैं। पहली क्या बोल रही है कि आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड, हार्वेस्टिंग के बाद से कभी कभी स्टब जो होते हैं वो फील्ड में ही रह जाते हैं, विच आर बर्न्ड बाय द फार्मर, जिनको किसानों के द्वारा जला दिया जाता है। पहली इज वरीड, पहली जो थी वो चिंतित है। सी नोज दैट इट कॉज पॉल्यूशन, वह जानती है कि यह जो होता है ये पॉल्यूशन कॉज करता है। इट मे आल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स, यह आग भी पकड़ सकता है और क्रॉप्स को डैमेज भी कर सकता है जो लाइंग इन द फील्ड हैं, जो फील्ड में पड़े हुए हैं। फार्मर विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड्स डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चैप बाय विनोइंग,
जिनके पास ऐसे किसान जिनके पास छोटे छोटे भूमि है, जो अपने छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों में अनाज को उगाते हैं, वह सेपरेट करते हैं ग्रेन को चैप से बाय विनोइंग मेथड। आप फिगर 1.9 में देख सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडी दिस इन द क्लास 6, और आपने इसके बारे में क्लास 6 में भी पढ़ा होगा। ये विनोइंग मशीन है। गांव में कभी क्या होता है कि हवा का यूज़ करते हैं, ठीक है, हवा के अपोजिट डायरेक्शन में खड़े रहते हैं, उसको फिर ग्रेन्स को धीरे धीरे गिराते हैं, फिर जो चैप होता है वो सेपरेट होता है, हवा के साथ उड़ के दूर चला जाता है, और जो ग्रेन होता है मेन वो वहीं पे इकट्ठा हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम स्टोरेज की। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क, बहुत ही जरूरी टास्क है प्रोड्यूस को स्टोरेज करना। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर हार्वेस्टेड ग्रेन को लंबे समय तक रखना है, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, उनको मॉइस्चर से बचाना पड़ेगा, इंसेक्ट, रैट्स एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें बचाना पड़ेगा। हार्वेस्टेड ग्रेन्स है मोर मॉइस्चर, हार्वेस्टेड ग्रेन जो होते हैं, जो कटाई किए हुए अनाज होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर विदाउट ड्राइंग, अगर हम फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन को बिना सुखाए स्टोर कर दिए, दे में गेट स्पॉइल्ड, वह ख़राब हो जाएंगे, एंड अटैक बाय द माइक्रो और ऑर्गेनिज्म, और वो अटैक कर दिए जाएंगे ऑर्गेनिज्म के थ्रू, मेक देम अनफिट फॉर यूज़ और फॉर द जर्मिनेशन, और फिर वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनको अनफिट कर देंगे यूज़ के लिए या फिर जर्मिनेशन के लिए। हैंस बिफोर स्टोरिंग देम, इसलिए उनको स्टोर करने से पहले, मीन्स ग्रेन को स्टोर करने से पहले, जो फ्रेशली हार्वेस्टिंग ग्रेन्स है, द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन्स टू रिड्यूस द मॉइस्चर, ग्रेन्स को प्रॉपरली सन के नीचे ड्राइड किया जाना, सुखाना चाहिए ताकि मॉइस्चर ख़त्म हो जाए उसमें से। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी, और यह जो होता है वो प्रिवेंट करता है ग्रेन्स को इंसेक्ट, पेस्ट से, बैक्टीरिया से एंड फंगी से। अब पहली क्या बोलती है, आई सा माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम्स लीव्स इन द आयरन ड्रम कंटेनिंग व्हीट, आई वंडर्ड वाई, मैंने अपनी माता जी को देखा कि वो कुछ सूखे नीम के पत्ते एक आयरन ड्रम में डाल रही हैं जिसमें कि व्हीट कंटेन है। आई वंडर्ड वाई, मैं आश्चर्यचकित हो गई कि ऐसा क्यों कर रही हैं। अब कुछ हैवली कंस्ट्रक्शन होता है, स्ट्रक्चर बना के रखते हैं ग्रेन को स्टोर करने के लिए, उसको सिलोज बोलते हैं। आप फिगर 1.10 में देख सकते हैं, सिलोज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। एंड सेकेंड जो है 1.10 बी फिगर में आप देख सकते हैं, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन अ गनी बैग्स इन ग्रेनरीज। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बीन्स, जो फार्मर होते हैं वो ग्रेन्स को स्टोर करते हैं जूट बैग्स में या फिर मेटालिक बीन्स में। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन द सिलोज एंड द ग्रेनरीज, और जो लार्ज अमाउंट में अगर ग्रेन को स्टोर करना है तो उसके लिए हमें सिलोज या ग्रेनरीज का उपयोग करना पड़ता है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट लाइक रैट एंड इंसेक्ट, अनाज को प्रोटेक्ट करने के लिए पेस्ट से, जैसे कि रैट्स एंड इंसेक्ट। आप फिगर 1.10 ए एंड बी में देख सकते हैं। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, ड्राइड नीम्स लीव्स जो होते हैं, सूखे नीम के पत्ते जो होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है स्टोरिंग फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए घर में। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन अ बिग गोडाउंस, अगर लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स को बड़े गोडाउन में स्टोर करना है, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो उस कंडीशन में स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट देना होता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है 1.3, आप इसको देख लेंगे तो इसको देखने के बाद से आप क्या समझ में आएगा आपको। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, की प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो हमें अलग अलग तरह के फूड्स प्रोवाइड करते हैं। मेनी पीपल्स लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट, बहुत सारे लोग जो कोस्टल एरिया में होते हैं वो फिश को कंज्यूम करते हैं एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट, अपने खाने के एक मुख्य पार्ट में फिश को कंज्यूम करते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा फिश खाते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि फूड्स जो होते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग एक्सेट्रा, और हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन होता है, जो क्रॉप के प्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ वीड्स, सोइंग एक्सेट्रा। सिमिलरली एनिमल रेयर्ड एट द होम और इन अ फार्म, उसी प्रकार से जो एनिमल घर में हम पालते हैं, जिनको हम रेयर करते हैं घर में या फिर फार्म में, हैव टू बी प्रोवाइड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर, उनको भी हमें प्रॉपर फूड, शेल्टर, प्रॉपर घर एंड केयर प्रोवाइड करना पड़ता है। व्हेन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल, और इसी को अगर हम एक
लार्ज स्केल में करते हैं तो इसको हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, पहली क्या बोलती है, फिश जो है वो गुड है, अच्छा है हेल्थ के लिए। वी गेट कॉड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश, हमें कॉड लीवर ऑयल मिलता है फिश से, विच इज़ रिच इन विटामिन डी, जो विटामिन डी की मात्रा जिसमें भरपूर होती है। तो दोस्तों यहीं पे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर हुआ ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह चैप्टर बहुत ही पसंद आया होगा और आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे वो अच्छे से क्लियर होंगे। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको मेरे और आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे। एंड हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए और आपको इस वीडियोज़ में या फिर मेरे समझाने के तरीके में, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के तरीके में आपको क्या क्या अच्छा लगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।